हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। ये क्लास 12th मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की लास्ट एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन बचे थे उसके क्वेश्चन देखेंगे, जो बचे हुए हैं, जो सॉल्व करने लायक हैं वो देखेंगे, और जो आसान होंगे वो आप खुद लगा लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 हमारा है, एक सेट दिया गया है, उसको मैं ए मान लेता हूँ। 1 2 3 डॉट 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 n से स्वयं तक, मतलब इसी सेट से इसी सेट में सभी आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे फलन? आच्छादक फलन। देखिए, मतलब ये हुआ कि ए से ए में फलन बनाया जा रहा है और वो होना चाहिए आच्छादक, आच्छादक होना चाहिए। उसकी संख्या कितनी है ये हमें पता करना है। तो क्या करेंगे हम, इसको ऐसे समझें आप, ये ए है, फिर सामने ए है, 1 2 3 डॉट 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 n और 1 2 3 डॉट 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 n, ये हमें दिया गया है। फलन आच्छादक होने का मतलब इधर का सारा एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 1 का कनेक्शन देखते हैं तो 1 के लिए n एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है, यानी 1 का संबंध n लोगों से बन सकता है। फिर हम 2 का देखते हैं, तो 2 का देखेंगे तो एक अगर वहाँ पे कनेक्ट हो गया तो अब उससे कोई रिलेशन हम नहीं बनाएंगे, तो बाकी बचे कितने? n-1। तो 2 के लिए नंबर ऑफ कनेक्शन n-1 होगा। इसी तरह 3 के लिए देखेंगे तो n-2 होगा, डॉट डॉट डॉट। लास्ट के लिए देखेंगे तो एक एलिमेंट बचा रह जाएगा 1। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो n-1 n-2 डॉट 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 1, इसको आप 1 2 3 डॉट 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 n-2 n-1 और n भी लिख सकते हैं। और ये सिंपली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, जिसको हम n फैक्टोरियल कह सकते हैं। तो ये जो n फैक्टोरियल है ये है आच्छादक फलनों की संख्या जो समुच्चय a से a पर बनाए जाते हैं। आच्छादक का मतलब क्या होगा? इधर के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए। तो वो सारे एलिमेंट कनेक्ट हम कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी? n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 1, या सीधा सीधा n फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, a स्टार b बराबर मॉड a माइनस b। a स्टार b मॉड a माइनस b के बराबर दिया गया है, और a o b दो संक्रिया है, एक स्टार एक o है, बराबर a है फॉर ऑल a कामा b बिलोंग टू r। a और b रियल हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया है कि स्टार संक्रिया परिभाषित हुई है r क्रॉस r से r में, और ओ संक्रिया भी परिभाषित हुई है r क्रॉस r से r में। दोनों द्विआधारी संक्रियाएं हैं। इस पर हमें विचार करना है, यानी कि क्रम विनिमय, साहचर्य, ये सब चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद ये दिखाना कि स्टार क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं, ओ साहचर्य है, क्रम विनिमय नहीं। फिर उसके बाद 2 पार्ट और इसका हमें देखना है, तो हम बारी बारी से पहले क्रम विनिमय और साहचर्य की जांच कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, स्टार संक्रिया। स्टार संक्रिया, क्रम विनिमय और साहचर्य हम चेक करेंगे। पहली चीज क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, देखिए क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? a स्टार b b स्टार a का मान बराबर हो जाए। तो हमारे पास गिवन है a स्टार b बराबर मॉड a माइनस b। मैं इसको मॉड माइनस a माइनस मॉड
माइनस कॉमन लेकर के b माइनस ए लिख सकता हूँ, दोनों में से मॉड कॉमन ले लिया। अब ये माइनस जो है मॉडुलस की वजह से हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका मॉड b माइनस ए हो गया। अब मॉड b माइनस ए को आप b स्टार ए कह सकते हैं। कैसे भाई, अगर a स्टार b बराबर a माइनस बी है तो b स्टार a बराबर b माइनस ए होगा। नॉर्मली ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर a स्टार b बराबर a माइनस बी का मॉडुलस है तो b स्टार a बराबर b माइनस ए का मॉडुलस होगा और दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अगर माइनस आ भी रहा होगा तो मॉडुलस की वजह से प्लस हो जाएगा। तो उस तरह से कहें, चाहे ऐसे हम दिखा दें। तो यहाँ पे a स्टार b बराबर आ गया b स्टार a के। ये पहचान है कि जो दिया गया है द्विआधारी संक्रिया वो क्रम विनिमेय है, एक बात। दूसरी बात हमें चेक करनी है साहचर्य। चलिए साहचर्य की बात करते हैं। साहचर्य आपको याद होगा 3 नंबर्स पर ऑपरेशन होता है, तो हम a स्टार b स्टार c चेक करते हैं। तो पहले b स्टार c पर अप्लाई होगा, तो a स्टार b स्टार c का मतलब b माइनस c। ठीक वैसे ही जैसे a स्टार b बराबर मॉड a माइनस b, वैसे b स्टार c बराबर मॉड b माइनस c। अब आप समझिए ये a है और ये पूरा b है, तो ये a स्टार b हो गया। अब a स्टार b बराबर मॉड a माइनस b है, तो उस आधार पे मॉड a माइनस b की जगह पे मॉड b माइनस c आ जाएगा। ये हमें a स्टार b स्टार c की वैल्यू मिल गई। अब हम निकालते हैं a स्टार b स्टार c। तो a स्टार b पे लगाएंगे मॉड a माइनस b स्टार c। अब आप समझिए ये a है और ये b है, तो फिर a स्टार b आ गया। a स्टार b मॉड a माइनस b, तो मॉड a की जगह पे मॉड a माइनस b माइनस b की जगह पे c। दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये दोनों अलग अलग हैं। तो लिखेंगे चूंकि a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल है a स्टार b स्टार c के, अतः स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। एक बात, साहचर्य नहीं है। तो अब स्टार संक्रिया में हमें दिखाना था कि क्रम विनिमेय है, साहचर्य नहीं, हमने दिखा दिया। अब ओ संक्रिया जो है इस पर बात करते हैं। ओ संक्रिया, ओ संक्रिया पे बात करते हैं। पहला हम चेक करेंगे क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय, ध्यान दीजिएगा, ए ओ बी जो गिवन है वो लिख रहा हूं मैं। ए ओ बी बराबर ए, यानी ए का ऑपरेशन बी पर होता है तो ए आता है। उस आधार पे अगर बी का ऑपरेशन ए पर होगा, बी का ऑपरेशन ए पर, तो बी आएगा। तो अब देखिए, चूंकि ए ओ बी बराबर नहीं है बी ओ ए के, अतः हम कह सकते हैं कि ओ संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है, क्रम विनिमेय नहीं है। एक बात। दूसरी बात हम चेक करते हैं साहचर्य को। तो चलिए साहचर्य की बात करते हैं। साहचर्य में क्या होगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, या ए ऑपरेटेड ऑन बी ऑपरेटेड एंड सी। तो बी का ऑपरेशन सी पर होगा, तो बी का ऑपरेशन जब सी पर होगा, जैसे ए का बी पर होता है तो ए आता है पहला अवयव, वैसे बी का सी पर होगा तो बी आएगा। अब ए का ऑपरेशन बी पर होगा तो फिर पहला अवयव ए आ जाएगा। एक तरफ का काम हो गया। दूसरी तरफ का ए ऑपरेशन बी पर और बी इनका ऑपरेशन सी पर करें, तो ए का बी पर ऑपरेशन पहला अवयव ए आया, फिर ऑपरेशन सी है। ए का ऑपरेशन सी पर पहला अवयव ए आया, दोनों बिल्कुल सेम आ गए। तो कहेंगे कि चूंकि ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी इक्वल टू ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ ऑपरेशन जो है वो साहचर्य है। दूसरा पार्ट हमने कंप्लीट किया कि ओ संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है किंतु साहचर्य है। ये 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट हमें दिखाना है कि सिद्ध करो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। ये अगला पार्ट है। फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू आर, ए स्टार बी ओ सी बराबर है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी के। मतलब स्टार जो है वो ओ पर वितरित है, ये हमें सिद्ध करना है या दिखाना है। तो अब देखिए आगे बात करते हैं हम। देखिए इसका LHS लेते हैं। LHS है ए स्टार बी ओ सी।
चलिए ए स्टार लिखा, अंदर पहले ऑपरेशन होगा बी ओ सी, तो जैसे ए ओ बी बराबर ए आता है तो वैसे बी ओ सी यानी पहला अवयव बी आएगा। अब ए स्टार बी आया तो यहाँ ध्यान दीजिए ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी है, तो यहाँ पे ए स्टार बी की वैल्यू मॉड ए माइनस बी मैंने लिख दी। LHS हमने सॉल्व कर लिया। अब RHS देखते हैं। RHS हमारे पास है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। चलिए ए स्टार बी का मतलब मॉड ए माइनस बी, ओ ए स्टार सी का मतलब मॉड ए माइनस सी। अब आप समझिए ये ए है और ये बी है, तो ए ओ बी, तो ए ओ बी बराबर ए यानी पहला अवयव आता है, तो ये ए है ये बी है, ए ओ बी का मतलब ए आएगा, ए मतलब पहला अवयव, पहला अवयव क्या है मॉड ए माइनस बी। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो लिखेंगे चूंकि ए स्टार बी ओ सी बराबर ए स्टार बी ओ ए स्टार सी है, इसलिए हम कह सकें कि स्टार ओ पर वितरित है, स्टार ओ पर वितरित है यानी कि वितरित हो जाता है स्टार ऑपरेशन। देखिए वितरण का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी के साथ ऑपरेशन फिर ए स्टार सी के साथ, ऐसा हो रहा है क्योंकि दोनों पक्ष बराबर आए। तो ये तीसरा सेक्शन हमने क्वेश्चन का कंप्लीट किया। चौथा सेक्शन हमसे ये कहा गया है कि क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित है, उत्तर का औचित्य बताइए। अब ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होगी या नहीं होगी, उसके लिए फिर हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू आर, ए ओ बी स्टार सी बराबर होता है ए ओ बी स्टार ए ओ सी के या नहीं, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। तो चलिए हम पहले LHS देखते हैं। ए ओ बी स्टार सी, चलिए ए ओ लिखा, बी स्टार सी, जैसे ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी वैसे बी स्टार सी बराबर मॉड बी माइनस सी। अब आप समझिए ये ए है और ये बी है, तो ए ओ बी हो गया, तो ए ओ बी का मान ए आता है यानी इसका मान ए आ जाएगा। RHS में चलते हैं। RHS में हमारे पास ए ओ बी स्टार ए ओ सी है, तो ए ओ बी में ए आ जाएगा और ए ओ सी में भी ए आ जाएगा। अब ए स्टार ए आया, ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी है, तो ए स्टार ए बराबर मॉड ए माइनस ए, ए में से ए घटेगा 0 यानी मॉड 0 की वैल्यू 0। दोनों पक्ष देखिए बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं, तो लिखेंगे चूंकि ए ओ बी स्टार सी बराबर नहीं है ए ओ बी स्टार ए ओ सी के, इसलिए ओ संक्रिया स्टार पर वितरित नहीं है, वितरित नहीं है। ये अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक पूरा सवाल क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें ए स्टार बी और ए ओ बी ऑपरेशन डिफाइन था। हमें कहा गया था कि जो स्टार है वो क्रमविन्मेय है, साहचर्य नहीं, ओ जो है वो क्रमविन्मेय नहीं है, साहचर्य है। स्टार ओ पर वितरित हो जाता है लेकिन ओ स्टार पर वितरित नहीं होता। ये हमने 4 सेक्शन में इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। 13th हमारे पास है आरिक्त समुच्चय x के लिए। x जो है वो एक आरिक्त समुच्चय है। स्टार संक्रिया परिभाषित है px क्रॉस px से px में, जहां पर जो संक्रिया परिभाषित कैसे है वो दिया गया है कि a स्टार b बराबर होगा a माइनस बी यूनियन b माइनस a फॉर ऑल a कामा b बिलोंग कर रहा है px को। चलिए आगे कह रहे हैं, इन्होंने बताया कि सिद्ध करो रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तत्समक है। px समस्त अवयव a, px का जो सारा अवयव a है वो व्युत्क्रमणीय है, इस प्रकार की a इनवर्स a के बराबर है। और चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। तो इसका पहला पार्ट हमें दिखाना है कि फाई जो है वो तत्समक है, रिक्त समुच्चय फाई तत्समक का काम करता है, ये हमें दिखाना है। x कोई आरिक्त समुच्चय है, मतलब कोई भी सेट आप अपने मन में मानिए जो आरिक्त हो, यानी कोई ना कोई एलिमेंट उसमें हो। फिर px का मतलब आपको मालूम है पहले से, px का मतलब होता है पावर सेट ऑफ x,
और पावर सेट ऑफ x का मतलब होता है x का घात समुच्चय, और घात समुच्चय बनाया जाता है समस्त उप समुच्चयों के समुच्चय से। ये सारी चीज़ें पहले से आपको क्लियर है। तो घात समुच्चय के ऊपर स्टार संक्रिया बनाई गई, यानी px का px के साथ क्रॉस किया गया और एलिमेंट जो आया वो px के अंदर आया। ये द्विआधारी संक्रिया है। और कैसे ये ऑपरेशन हो रहा है, कह रहे हैं कि अगर हम px के अंदर से दो एलिमेंट a और b लेते हैं तो a का ऑपरेशन b पर अगर स्टार ऑपरेशन किया जाता है तो वो मान किससे आएगा, वो आएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस a के माध्यम से। तो चलिए फाई को हमें दिखाना है, फाई को हमें दिखाना है कि फाई तत्समक है। तो स्टार्ट करते हैं। तत्समक फाई को तत्समक दिखाने का मतलब सभी अवयवों का फाई के साथ ऑपरेशन करने पर वही अवयव आएगा जो लिया जा रहा है। तो हम लेते हैं a बिलोंग टू px से एक एलिमेंट a लेते हैं। a का ऑपरेशन हम फाई पर कराते हैं। तो जैसे a स्टार b बराबर a माइनस बी यूनियन b माइनस a है, वैसे ही a स्टार फाई बराबर a माइनस फाई यूनियन फाई माइनस a आएगा। तो a में से फाई सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ भी नहीं है फाई में, तो a ही बचा रहेगा पूरा। यूनियन फाई में से a सब्ट्रैक्ट होगा, फाई के अंदर कुछ है ही नहीं, तो सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो जाए कुछ बचना नहीं है, जो था वही है। यानी फाई में कुछ नहीं है तो कुछ घट भी नहीं सकता, तो बचेगा फाई ही। तो a यूनियन फाई आया। अब a का यूनियन फाई के साथ लेंगे a आएगा, एक बात। फिर उसके बाद फाई स्टार a निकालते हैं। तो फाई स्टार a इसी पर हम रखते हैं, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ फाई, जहाँ जहाँ फाई है वहाँ वहाँ a आ गया, पोजीशन चेंज हो गई। तो फाई माइनस a यूनियन a माइनस फाई, फाई माइनस a फिर फाई आएगा, यूनियन a माइनस फाई a आएगा, फाई और a का यूनियन a आएगा। अब हमने देखा कि a स्टार फाई बराबर है फाई स्टार a के, और ये दोनों ही बराबर a के आए हैं। अब आप याद करिए तत्समक क्या होता था कि a का ऑपरेशन e पर या e का ऑपरेशन a पर कराया जाए a आ जाए। देखिए a का ऑपरेशन फाई पर, फाई का ऑपरेशन a पर कराया गया a आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि फाई तत्समक है। एक बार फाई तत्समक है क्योंकि प्रत्येक अवयव के साथ ऑपरेशन करने पर वही अवयव आता है जो लिया जा रहा है, इसलिए फाई तत्समक है। दूसरी चीज, प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम संभव है इस प्रकार कि a बराबर a इनवर्स। देखिए a बराबर a इनवर्स के रूप में प्रत्येक का प्रतिलोम संभव है, ये हमें दिखाना है। इसका मतलब प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्रत्येक का प्रतिलोम तभी संभव है जब a बराबर a इनवर्स है, यानी प्रतिलोम करने के बाद जो आता है और जो लिया गया है वो दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि दो अवयव हमारे पास हों, दोनों का ऑपरेशन करें, ऑपरेशन करने के बाद जो हमारा परिणाम आए वो आ जाए फाई। फाई मतलब तत्समक। प्रतिलोम का यही मतलब होता है कि प्रतिलोम जो अवयव होता है उसको, जिसका प्रतिलोम है उसके साथ अगर हम ऑपरेट कराते हैं तो ऑपरेशन तत्समक आना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया कि a बराबर है a इनवर्स के, यानी a का a इनवर्स के साथ ऑपरेशन कराने के बाद जो परिणाम आना चाहिए वो फाई आना चाहिए। इस प्रकार से है, यानी प्रतिलोम संभव होने की एक कंडीशन है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे वेरीफाई किया जाए। देखिए a का ऑपरेशन a पर कराते हैं, a का ऑपरेशन a पर, तो a स्टार b बराबर ये कंडीशन है, तो a स्टार a में ले जाकर फिट करेंगे हम, तो a माइनस a यूनियन a माइनस a। चलिए a में से a घटेगा, जो समुच्चय दिया गया उसमें से वही समुच्चय घट जा रहा है, तो बचा फाई। यहाँ भी वही कंडीशन फाई, फाई का यूनियन फाई के साथ लेंगे फाई आया। अब आप देखिए a का ऑपरेशन a पर कराने पर फाई आया। फाई क्या है, फाई तत्समक है।
मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी अवयव का किसी अन्य अवयव के साथ यदि ऑपरेशन कराने पर तत्समक आता है तो दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम। यहाँ पर ए का स्वयं के साथ ऑपरेशन कराने पर फाई आया और किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ए स्वयं का तत्समक है। अतः ए स्वयं का तत्समक है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि ए बराबर है ए के प्रतिलोम के। ए बराबर है ए का प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है, तो ए बराबर ए इनवर्स। ये दूसरा सेक्शन हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि द्विआधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी कब, जब ए प्लस बी 6 से कम है, और a प्लस बी माइनस 6 कब, जब a प्लस बी 6 है या फिर 6 से ज़्यादा है। और ये किसी एक समुच्चय a पर परिभाषित हुए हैं। समुच्चय में 0 1 2 3 4 5 समुच्चय a नाम नहीं दिया गया, हमने लिया है सेट दिया गया है, इस पर परिभाषित है द्विआधारी संक्रिया स्टार। इसमें सिद्ध ये करना है कि शून्य तत्समक है और प्रत्येक a नॉट इक्वल टू 0 के लिए a नॉट इक्वल टू 0 के लिए व्युत्क्रमणीय है इस प्रकार कि 6 माइनस a का व्युत्क्रम है। चलिए मैं एक बार फिर समझाता हूँ सवाल। हमारे पास एक सेट है 0 1 2 3 4 5 इतनी वैल्यूज़ हैं। सेट ए मैंने नाम दिया उसको, उस पर द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है। कैसे परिभाषित होती है आप जानते हैं, ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित इस तरह से है कि ए का ऑपरेशन बी पर विद स्टार होता है तो वैल्यू ए प्लस बी आएगी जब ए प्लस बी का मान 6 से कम होगा, और ए प्लस बी माइनस 6 आएगी कब, जब ए प्लस बी का मान 6 से ज़्यादा होगा या 6 के बराबर होगा। तो पहली चीज़ दिखाना है कि इसमें शून्य तत्समक है, शून्य तत्समक अवयव है। दूसरी चीज़ दिखाना है कि a नॉट इक्वल टू 0 यानी जब a का मान 0 नहीं होता, यानी कि इस सेट से 0 हटा दिया जाए, 0 को ना लिया जाए, तो बाकी सभी के लिए ये व्युत्क्रमणीय है। और व्युत्क्रम ऐसे प्राप्त होता है कि a का व्युत्क्रम 6 माइनस a है या 6 माइनस a का व्युत्क्रम a है, इस तरह से। तो चूंकि हमारे पास सेट में एलिमेंट दिए गए हैं इसलिए इसका टेबल बनाना ज़्यादा आसान होगा, तो टेबल हम बना लेते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है वहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये नीचे 6। अब शुरू करते हैं। ऑपरेशन स्टार यहाँ है, एलिमेंट 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5। अब देखिए a स्टार बी बराबर a प्लस बी मान आएगा जब a प्लस बी 6 से कम होगा, और a प्लस बी माइनस 6 आएगा जब a प्लस बी का मान 6 होगा या 6 के बराबर होगा। तो ऑपरेशन स्टार लगाते हैं पहले 0 0 पर, तो ये मान लो a है ये b है, 0 और 0 में ऐड करेंगे 0 आएगा। 0 6 से कम है तो मान a प्लस बी यानी कि a और b का योगफल जितना आया था वही आ जाएगा 0। फिर आगे देखिए 0 और 1 का लेते हैं, तो ये 0 और 1 को जोड़ने पर 1 आएगा। 1 6 से कम है मतलब मान a प्लस बी यानी कि 1 ही आएगा। इसी तरह 2 के साथ करिए तो 2 आएगा, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, सब योगफल 6 से कम आएगा। अब 1 का 0 से करेंगे तो फिर 1 ही आएगा क्योंकि योगफल 6 से कम है। 1 का 1 के साथ 2 आएगा, 1 का 2 के साथ 3, 1 का 3 के साथ 4 आएगा, 1 का 4 के साथ 5 आएगा। 1 का 5 के साथ करेंगे तो 1 और 5 का योगफल 6 हो जाएगा। और ये दूसरी कंडीशन पे आ गया, a प्लस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 6, 6 के बराबर आया है। तो जब 6 के बराबर आया तो मान a प्लस बी माइनस 6, a प्लस बी 6 आया था, 6 माइनस 6 आंसर आ जाएगा 0। आगे बढ़ेंगे 2 का 1 के साथ 2, 2 का 0 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, 3 के साथ 5, 4 के साथ जोड़ेंगे 6 आएगा, फिर ये कंडीशन आ जाएगी तो 6 माइनस 6 आंसर 0।
2 का 5 के साथ 7 हो जाएगा योगफल, 7 6 से ज़्यादा है तो 7 माइनस 6 आंसर 1 आएगा। आगे बढ़ेंगे, 3 का 0 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 6 हो गया योगफल। दूसरी कंडीशन पे आएंगे, 6 वाली कंडीशन में 6 माइनस 6 यानी आंसर 0। फिर 3 का 4 के साथ 7 योगफल होगा, 7 माइनस 6 1। 3 का 5 के साथ करेंगे 8 योगफल होगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा। आगे बढ़ेंगे, 4 का 0 के साथ 4, 1 के साथ 5, 2 के साथ 6 हो गया योगफल। फिर 6 माइनस 6 आंसर 0। 4 का 3 के साथ योगफल 7 हो गया, 7 माइनस 6 1 आएगा। 4 का 4 के साथ योगफल 8, 8 माइनस 6 2 होगा। 4 का 5 के साथ योगफल 9 होगा, 9 माइनस 6 3 आएगा। आगे बढ़ेंगे, 5 का 0 के साथ 5, 1 के साथ योगफल 6 होगा, तो फिर 6 माइनस 6 0। फिर 2 के साथ 5 2 7 होगा, 7 माइनस 6 1। 3 के साथ 8 होगा, 8 माइनस 6 2। 4 के साथ 9 होगा, 9 माइनस 6 3। 5 के साथ 10 होगा, 10 माइनस 6 4। अब ध्यान दीजिए, जो टेबल बना है हमारा, उस टेबल के अंदर आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिए। पहला सिद्ध करना था 0 तत्समक है, तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ। चूँकि देखिए 0 का ऑपरेशन 0 के साथ हुआ, 0 आया। 0 का ऑपरेशन 1 के साथ हुआ, 1 आया। 0 का ऑपरेशन 2 के साथ हुआ, 2 आया। 0 का ऑपरेशन 3 के साथ 3 आया। 0 का ऑपरेशन 4 के साथ 4 आया। 0 का ऑपरेशन 5 के साथ 5 आया। देखिएगा 0 का 0 1 2 3 4 5 के साथ वही एलिमेंट आया जो लिया गया, 0 1 2 3 4 5। इधर देख लीजिए, इधर भी वही है। 0 का ऑपरेशन 0 के साथ, 1 का ऑपरेशन 0 के साथ 1, 2 का ऑपरेशन 0 के साथ 2, 3 का ऑपरेशन 0 के साथ 3 और 4 का ऑपरेशन 0 के साथ 4, 5 का ऑपरेशन 0 के साथ 5 आया। तो अब देखिए तत्समक क्या होता था, कोई ऐसा अवयव हो जिसके साथ से सभी अवयवों का ऑपरेशन करने पर वही अवयव आए जो लिया गया है, तो जो अवयव जिसके साथ ऑपरेशन हो रहा है वो कहलाएगा तत्समक। तो यहाँ 0 के साथ बाकियों का ऑपरेशन करने पर वही अवयव आ रहा है जो लिया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 तत्समक अवयव है। पहली चीज, टेबल से ये चीज़ बहुत आसानी से क्लियर हो गई। अब हमें व्युत्क्रम की बात करनी है। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम वो होता है कि दो अवयवों का ऑपरेशन कराएं और ऑपरेशन कराने के बाद तत्समक आ जाए, तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। तो यहाँ पे तत्समक चूंकि 0 है तो 0 देखिए कहाँ कहाँ आया, 1 2 3 4 5 6 जगह आया है, जिसमें से ये हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 के लिए कहा गया है, तो वो हम छोड़ देंगे। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, चूंकि देखिएगा पहले इसको लेते हैं। 1 का ऑपरेशन 5 के साथ कराया गया, आया 0। फिर इसको देखिए, 2 का ऑपरेशन 4 के साथ कराया गया, आया 0। 3 का ऑपरेशन 3 के साथ कराया गया, आया 0। 4 का ऑपरेशन 4 के साथ कराया गया, आया 0। और 5 का ऑपरेशन 5 के साथ कराया गया, 4 का ऑपरेशन 2 के साथ कराया गया, आया 0। और 5 का ऑपरेशन 1 के साथ कराने पर आया है 0। और ये आपका जो आ रहा है 0, ये तत्समक है। इसका मतलब क्या होगा? अगर 1 और 5 का ऑपरेशन कराने पर तत्समक आया, इसका मतलब 1 5 का क्या है? प्रतिलोम। इसी तरह से 2 4 का प्रतिलोम, 3 3 का प्रतिलोम, 4 2 का प्रतिलोम और 5 1 का प्रतिलोम है। अब 1 बाई 1 एक एक में बताता हूं। चूंकि 1 5 का प्रतिलोम है, तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 5 को 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, का प्रतिलोम है। इसी तरह 2 4 का प्रतिलोम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 6 माइनस 2 का प्रतिलोम है। ऐसे ही 3 को 6 माइनस 3, 4 को 2 को 6 माइनस 4 और 1 को 6 माइनस 5 लिखा जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं फॉर a नॉट इक्वल टू 0,
a का या a 6 माइनस a का प्रतिलोम है। मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 दिखाया है, 1 का और 2 का, बाकी सब उसी तरीके से है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो a नॉट इक्वल टू 0 के लिए 6 माइनस a जो है वो a का प्रतिलोम हो जा रहा है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। सेट A में दिया गया है -1 0 1 2 और एक सेट और है B, उसमें है -4 -2 0 2। F और G दो फलन परिभाषित हुए हैं A से B में, दोनों ही। तो हमें इसमें ये पता करना है कि अगर f(x) बराबर है x² माइनस x बिलोंग टू A और gx बराबर है 2 टाइम्स x माइनस 1/2 माइनस 1x बिलोंग टू A, तो क्या f और g समान हैं? उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब दोनों फलन अगर समान हैं तो आपको बताना है कि क्या कारण है कि समान है, और नहीं है तब भी बताना है कि क्यों समान नहीं है। समझना ये है कि सेट A ये है, सेट B ये है, f और g दोनों A से B में परिभाषित है। मतलब फलन f(x) भी A से B में परिभाषित है, फलन gx भी A से B में परिभाषित है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले f(x) जो फंक्शन है वो जिस सेट पर परिभाषित है उस सेट के सारी वैल्यूज़ पर हम फलन का मान निकाल लेते हैं, और फिर वही काम gx में भी करेंगे और फिर देख लेंगे समान है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर -1 माइनस -1, तो -1 का स्क्वायर +1 और माइनस माइनस +1 यानी कि 2 आ गया। 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 यानी कि 0 आएगा। फिर उसके बाद 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर -1 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर -2 यानी कि 4 -2 2 आया। चारों वैल्यूज़ पर हमने फलन का मान निकाल लिया। -1 पे 2, 0 पे 0, 1 पे 0 और 2 पे 2 आया। gx में चलते हैं, इसमें भी x की वैल्यू पहले -1 रखें तो 2 टाइम्स 1 -1 माइनस 1/2 -1, 2 लिखा। मॉड के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, -3/2 -1 आएगा। अब मॉड क्या करता है, वैल्यू धनात्मक कर देता है, तो ये धनात्मक हो जाएगा। 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 -1 2 आया, यानी -1 पर 2 वैल्यू आ गई। चलिए -1 के बाद 0 पर आते हैं, 0 रखेंगे तो 2 मॉड 0 -1/2 -1, ये आपका हो गया 2 मॉड -1/2 -1, मॉड -1/2 वैल्यू पॉजिटिव कर देगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 -1 0 आ गया। इसके बाद 1 रखते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 मॉड 1 -1/2 -1, 2 मॉड 1 -1/2 बचेगा 1/2 -1, 1/2 का मॉडुलस लेंगे तो 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 0 आ गया। इसके बाद 2 रखते हैं तो 2 मॉड 2 -1/2 -1, 2 में से आधा घटेगा, 3/2 बचेगा, उसका मॉडुलस 3/2 होगा -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 -1 2 आया। ध्यान से देखिए, फलन f(x) में -1 पर 2 आया था, gx में भी -1 पर 2 आया। f(x) में 0 पर 0 आया था, gx में 0 पर 0 आया। f(x) में 1 पर 0 आया था, gx में 1 पर 0 आया। f(x) में 2 पर 2 आया था, gx में 2 पर 2 आया, यानी सेम वैल्यू मिल रही है। तो लिखेंगे चूंकि x बिलोंग टू a के लिए f(x) तथा gx के मान समान प्राप्त होते हैं, इसलिए f(x) और gx समपाती हैं जब f, g परिभाषित होता है a से b में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। f सच दैट R to R f(x)
बराबर 1 0 -1 x ग्रेटर देन 0 x इक्वल टू 0 x लेस देन 0। और दूसरा फलन है g सच दैट r टू r gx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हमें ये देखना है कि अंतराल 0, 1 में ये संपाती हैं या नहीं। चलिए देखिए, दो फंक्शन है, दोनों रियल फंक्शन हैं। ये वाला जो है इसको आप लोग जानते होंगे, ये चिन्ह फलन है। ये ऐसे परिभाषित है, आप 11th में पढ़ चुके हैं इसको, मॉड x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0, ये परिभाषित है। तो मॉड x अपॉन x नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 में दो केस बनता है, एक x ग्रेटर देन 0 तो +1 आ जाएगा, और x लेस देन 0 पे -1 आ जाएगा। तो ये यही फंक्शन है हमारा। और gx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये भी आप 11 में पढ़ चुके हैं, महत्तम पूर्णांक फलन इसको कहा जाता है, और इसका मान पूर्णांक आता है। अगर x का मान पूर्णांक है तो पूर्णांक आएगा, पूर्णांक नहीं है तो पीछे आने पर जो पूर्णांक मिलेगा वो मान लिया जाएगा। तो आपको पता करना है कि 0, 1 का अंतराल अगर लिया जाए तो ये दोनों संपाती होंगे या नहीं। संपाती होने का मतलब अंतराल 0, 1 में फलन बिल्कुल समान होगा या नहीं होगा, यानी हर एक पॉइंट पर फलन की वैल्यू समान आएगी दोनों की या नहीं आएगी, ये पता करना है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम f(x) के लिए बात करते हैं। अंतराल 0, 1 में f(x) का मान देखिएगा, 1 पर फलन, 1 पर क्लोज इंटरवल है यानी 1 पर मान आएगा, तो 1 पर देखते हैं। x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के बाद कहीं भी जाएंगे तो फलन का मान 1 आएगा। तो 0 के बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे 1 पे पहुंचेंगे तो 1 पर फलन का मान 1 आ जाएगा, यानी जब x बराबर 0 है तो फलन का मान 1 आएगा। और 0 से 1 के बीच अब देखते हैं, 0 से 1 पे हो चुका है, अब 1 के पहले 0 के बाद, यानी जब x का मान 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। 0 से ज़्यादा देखिए यही है x ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा और 1 से कम, भाई ये 1 जो है वो x ग्रेटर देन 0 के लिए परिभाषित ही है। तो हम 0 से आगे इनफाइनाइट तक जाएं या 1 के पहले तक रहें तब भी फलन का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं अर्थात अंतराल 0, 1 में f(x) का मान सदैव 1 होता है। ये हमने यहाँ पे देख लिया, इस अंतराल में हमेशा 1 आएगा। अब इसी अंतराल में gx देखते हैं, तो अंतराल 0, 1 में gx का मान देखिएगा, हम पहले x बराबर 1 पर देखेंगे। जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x में 1 रखोगे तो 1 चूंकि पूर्णांक है तो 1 पर मान फलन का 1 आ जाएगा। फिर हम 1 के पहले और 0 के बाद, यानी x का मान जब 0 से 1 के बीच है तब देखते हैं। तो 0 से 1 के बीच मतलब 1 से कम मान रहेगा, 0 से ज़्यादा रहेगा, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.999 तक जाएगा। तो 0 समथिंग मान हम ले रहे हैं 0 से ज़्यादा। 0.1 लिया, पूर्णांक नहीं है तो पूर्णांक है तो आगे जाके मान नहीं देखना, पीछे। तो जब यहाँ पे x का मान 0.1 रखेंगे तो पीछे आने पर पूर्णांक 0, 0.2 लेंगे पीछे आने पर पूर्णांक 0, 0.7 लेंगे पीछे आने पर पूर्णांक 0, 0.99 ले लेंगे तो पीछे आने पर पूर्णांक 0, यानी 0 से 1 के बीच में gx का मान 0 मिलता है। अब आप देखिए ये पूरे अंतराल में एक मान दे रहा था 1 एग्जैक्टली, ये जो है इस अंतराल में 1 पर तो 1 दे रहा है लेकिन 0 से 1 के बीच में 0 दे रहा है। तो लिखेंगे चूंकि f(x) और gx का मान अंतराल 0 से 1 में, ये वाला ले रहे हैं, अलग अलग है, इसलिए f(x) और gx
अंतराल 0 से 1 में समपाती नहीं है। ये कंप्लीट हो गया। बाई ग्राफ भी आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। देखिए ये ग्राफ मैं बना रहा हूं fx के लिए। fx की 3 कंडीशन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, x बराबर 0 पर 0, x लेस देन 0 के लिए -2। 0 पर 0 और 0 से आगे बढ़ने पर मान हमेशा +1 आता है। ये लाइन मिलेगी 0 से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ कहीं 1 होगा तो ये अंतराल 0 से 1 के बीच में आप देखिए तो फलन का मान 1 आएगा। जैसा कि यहाँ पे देखा था हमने 0 से 1 के बीच में हर जगह 1 आया था। वो हो गया fx। अब नीचे हम बनाते हैं gx का ग्राफ। देखिए gx के बारे में आपको जानकारी होगी कि इसको हम लोग स्टेप फंक्शन या सीढ़ीदार फलन कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन को। और आपको याद होगा इसका मान सीढ़ी की तरीके प्राप्त होता है ग्राफ। तो 0 से 1 के बीच में चलेंगे, 0 लेना नहीं है तो 0 से आगे बढ़ेंगे, 0 से 0 पे ओपन है, आगे बढ़ेंगे 1 तक जाएंगे। चलिए 0 से आगे गए 0.1 0 मान आएगा, 0.2 0 आएगा, 0.3 0 आएगा, 0.4 0 आएगा, 0.99 तक जाएंगे तो मान 0 आएगा। यानी 1 के करीब तक रहेंगे तो मान यहीं x अक्ष पे प्राप्त होगा, क्योंकि मान 0 आ रहा है और 0 x अक्ष पे होता है। फलन का मान यानी y का मान 0, तो y का मान 0 कहाँ मिलेगा? x अक्ष पे। जैसे ही हम 1 पे पहुँचेंगे 1 पे मान 1 हो जाएगा, 1 पे मान 1 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या दोनों ग्राफ सेम है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पूरा 1 पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ पार्ट आ रहा है x अक्ष पे और एक पॉइंट आ रहा है 1 पे। तो आप देखिए दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं अतः fx और gx 0,1 में समपाती नहीं है। यहाँ से भी बता सकते हैं।